नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे कमाल के हिस्से को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, यानी बिजली और केमिकल रिएक्शंस के बीच के जादुई रिश्ते की। जरा सोचिए, फोन से लेके स्मार्ट वॉच तक हमारी दुनिया एक छोटी सी चीज पर कितनी ज्यादा टिकी हुई है, बैटरी पर। कभी सोचा है कि ये छोटा सा पावर हाउस आखिर केमिकल्स को उस बिजली में कैसे बदल देता है जिससे हमारी जिंदगियां चलती हैं? बस यही सवाल हमें सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दिल तक ले जाता है। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें उस चिंगारी को समझना होगा जो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ती है। चलिए इस कनेक्शन के पीछे की साइंस को थोड़ा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। ये इस बात की स्टडी है कि कैसे केमिकल रिएक्शंस बिजली बना सकते हैं, और ठीक इसका उल्टा, कैसे बिजली का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं। इस टू वे स्ट्रीट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखना। एक तरफ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे हमारी बैटरीज, जो अपने आप होने वाले रिएक्शन से बिजली पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां हम बाहर से बिजली देकर उन रिएक्शंस को करवाते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं, एनर्जी बनाना। आखिर कैसे कुछ केमिकल्स को मिलाकर हम इस्तेमाल करने लायक करंट बना सकते हैं? जवाब छिपा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। और यही है इस पूरी प्रक्रिया का सीक्रेट। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, बस एक ऐसे केमिकल रिएक्शन का फायदा उठाता है जो होना ही चाहता है। वो उस रिएक्शन की नेचुरल एनर्जी को बिजली के रूप में पकड़ लेता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। देखिए होता क्या है, जिंक एनोड पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये आजाद इलेक्ट्रॉन एक तार के जरिए दौड़ते हुए कॉपर कैथोड की तरफ जाते हैं। वहां सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को लपक लेते हैं और सॉलिड कॉपर बन जाते हैं। इसे रिडक्शन कहते हैं। और एक सॉल्ट ब्रिज आयंस का बैलेंस बनाए रखता है ताकि सर्किट चलता रहे। बस इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव तो बिजली है। ठीक है, ये तो हुई बात उन रिएक्शंस की जो अपने आप होते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन करवानी हो जो होना ही नहीं चाहती? यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, काम आता है। चलिए अब उसे समझते हैं। यहां खेल थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सिस्टम में बाहर से एनर्जी डालते हैं। हम एक पावर सोर्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती उस रास्ते पर धकेलते हैं जहां वो खुद कभी नहीं जाते, और एक ऐसा रिएक्शन करवाते हैं जो नामुमकिन लग रहा था। इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है पिघले हुए नमक, यानी सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। जब बिजली दी जाती है तो हम सोडियम आयंस को मजबूर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लें और लिक्विड सोडियम बन जाएं। ठीक उसी वक्त क्लोराइड आयंस को मजबूर किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ें और क्लोरीन गैस बनाएं। सोडियम और क्लोरीन जैसी जरूरी चीजें इसी प्रोसेस से बनती हैं। अब ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन अपने आप होगा और किसे बिजली का धक्का देना पड़ेगा? अच्छी बात यह है कि उनके पास इसके लिए एक रूल बुक है, और वो रूल बुक टिकी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर। इसको ऐसे समझिए कि हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की एक इच्छा होती है। ये पोटेंशियल बस उसी इच्छा का एक स्कोर है, एक नंबर जो बताता है कि कोई चीज कितनी शिद्दत से रिएक्ट करना चाहती है। पर इसमें एक पेच है। आप किसी की इच्छा को हवा में तो नहीं माप सकते, है ना? किसी चीज से तुलना करनी पड़ेगी। हमें एक बेस लाइन चाहिए, एक यूनिवर्सल जीरो पॉइंट जिसके मुकाबले बाकी सबको नापा जा सके। तो केमिस्ट ने एक बहुत ही शानदार हल निकाला। उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया और सब ने मिलकर तय कर लिया कि इसका पोटेंशियल ठीक 0.00 वोल्ट माना जाएगा। बस ये बन गया हमारा अल्टीमेट रेफरेंस पॉइंट। अब हर दूसरे एलिमेंट की इच्छा को इसी जीरो के मुकाबले मापा जा सकता है। और जब हम इन सभी माप को एक लाइन में लगाते हैं तो हमें मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये एक जबरदस्त टूल है। ये हमें बताती है कि कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं, और कौन इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर है और कौन देने में। तो अब जब हम ये सारे सिद्धांत समझ गए हैं तो चलिए इन्हें लैब से बाहर निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे आसपास हर जगह है।
सबसे पहला और सबसे जाहिर उदाहरण तो बैटरीज ही हैं, चाहे वो रिचार्जेबल हों या यूज एंड थ्रो। हर बैटरी असल में एक कंट्रोल किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो केमिकल एनर्जी को ऑन डिमांड बिजली में बदलता है। फ्यूल सेल्स इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये हाइड्रोजन जैसे फ्यूल की केमिकल एनर्जी को लगातार और बहुत एफिशिएंटली सीधे बिजली में बदलते हैं। इसीलिए इन्हें क्लीन एनर्जी का भविष्य भी माना जाता है। गाड़ियों के वो चमचमाते क्रोम बम्पर या सोने की परत चढ़ी ज्वेलरी देखिए, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कमाल है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिससे किसी एक चीज पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे वो खूबसूरत भी लगती है और सुरक्षित भी रहती है। और शायद सबसे जरूरी, हमारे पुलों और पाइपलाइनों को जंग से बचाना। जंग लगना खुद एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करके उसे रोकते हैं या धीमा कर देते हैं। तो बैटरी से लेकर पुलों तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही है और उसे आकार दे रही है। और जैसे जैसे हम बेहतर एनर्जी स्टोरेज और साफ सुथरे इंडस्ट्रियल तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, इस फील्ड का रोल और भी बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये है कि केमिस्ट्री और बिजली का ये शक्तिशाली संगम भविष्य में अगला कौन सा बड़ा दरवाजा खोलेगा।